गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं तृप्ति दुबे UIS एकेडमी कोरबा से। तो आज अपन इन्वायरमेंट की क्लास लेने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में है। ये आप सबको पता होना चाहिए। अगर आप ACF का एग्जाम दे रहे हो तब भी, अगर आप CGPSC दे रहे हो तब भी, या फिर अगर आप PSC BPSC या जहाँ से भी है ना PSC आप क्लियर करना चाह रहे हैं तो उन सबको ये पता होगा कि उनके सिलेबस में जो इन्वायरमेंट है वो कंपलसरी है। ठीक, तो आपके लिए मैं बता दूं कि आज से हमारी इन्वायरमेंट की क्लास स्टार्ट हो रही है और वो जो क्लास है वो मैं ही लेने वाली हूँ। ठीक है, वे बच्चे जो जॉब में हैं, ठीक है, जो फील्ड वर्क करते हैं, या फिर ये बोलूँ कि जिनको हमारा वीडियो देखने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक, तो उनके लिए PDF की सुविधा भी है हमारे पास। अगर आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैठकर अपना एक नोट्स बना सकें, या फिर मैं बोलूँ कि हमारा वीडियो के थ्रू आप उन चीज़ों को समझ सकें, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके PDF ले सकते हैं। वहाँ से आपको इन्वायरमेंट का कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक, और जो बच्चे जिनके पास टाइम है कि वो वीडियो देख सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वीडियो के थ्रू देखिए PDF से आप उतने अच्छे से नहीं समझ सकते हो जितने अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। लेकिन प्लस पॉइंट PDF का ये भी है कि उन सारी चीज़ों को जो मैं यहाँ बता रही हूँ, है ना, उसके अलावा भी कुछ बहुत सारी बेसिक जानकारियाँ होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको मैं अपने PDF में ऐड किए रहती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो सबने ये जान लिया होगा कि जो इन्वायरमेंट का हमारा जो सिलेबस में उसमें क्या क्या आ रहा है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इस पर बात नहीं करूँगी मैं, सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो है जैव विविधता के ऊपर। जैव विविधता से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मीन्स ये बोल सकती हूँ कि 2 पार्ट्स में इसके सिलेबस को डिवाइड किया गया है। एक हमारा जैव विविधता से रिलेटेड है और जो दूसरा है वो हमारा प्रदूषण से रिलेटेड है। ठीक, बस इन्हीं पर ही वीडियोस बनेंगी, अलग अलग नाम से बनेंगे, अलग अलग चैप्टर से बनेंगे, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही रहेगा कि जैव विविधता से रिलेटेड रहेगा और जो दूसरा है वो हमारा प्रदूषण से रिलेटेड रहेगा। ठीक, तो आज का मैंने क्या बताया, जैव विविधता पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास। देखिए, सबसे पहली बात, जैव विविधता होती क्या है। जैव विविधता, जैव विविधता मतलब जैव से समझते हैं जंतु और विविधता मतलब होता है भिन्नता। ठीक, तो जीवों में पाए जाने वाली भिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं और उसी के बारे में आज अपने को देखना है। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, जैव विविधता का प्रयोग, या मैं ये बोलूं कि जो जैव विविधता के जनक हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था वॉल्टर जी रोजेन ने। किसने किया था? वॉल्टर जी रोजेन ने। मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, वॉल्टर जी रोजेन ने क्या किया था? जैव विविधता शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। जैव विविधता क्या होता है ये आप सबको समझ आ गया। जीवों में पाए जाने वाली जो भिन्नता है उसको जैव विविधता कहा जाता है। ठीक, जैव विविधता के बाद एक और शब्द जो आपके माइंड में आना चाहिए वो होता है जीवोम। जीवोम क्या होता है? जीवोम मतलब होता है कि जो जैविक और अजैविक दशाओं में जिन जंतुओं का समावेश होता है, ठीक है, जैविक और अजैविक दशाओं में जो समावेश के थ्रू एक परितंत्र का निर्माण होता है, एक माहौल का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है जीवोम। क्लियर है? अब देखिए, अब हम बात करेंगे जैव विविधता के प्रकार के ऊपर, मतलब जैव विविधता कितने टाइप्स की होती है। तो जैव विविधता 3 टाइप्स की होती है। पहला होता है हमारा आनुवांशिक, दूसरा होता है हमारा प्रजाति और तीसरा होता है हमारा सामुदायिक। क्लियर है? ठीक, अब हम बात करेंगे आनुवांशिक जैव विविधता की। तो ये क्या होता है? तो देखिए बच्चों, आनुवांशिक जैव विविधता वो जैव विविधता होता है जो कि एक ही प्रकार के जीवों में जीनों के मध्य जो भिन्नता पाई जाती है उसको बोला जाता है आनुवांशिक जैव विविधता। क्या बताई मैं? एक ही प्रजाति के जंतुओं में या फिर एक ही प्रजाति के जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही आनुवांशिक जैव विविधता कहा जाता है। देखिए, एक एग्जांपल देती हूँ आपको, जैसे कि डॉग होते हैं, है ना, कुत्ता की बात कर रही हूँ। तो जो कुत्ता होता है, आपने देखा होगा कि कुछ कुत्ते होते हैं जो गली में ऐसे ही घूमते रहते हैं और कुछ कुत्ते जो होते हैं वो घर में पाले जाते हैं, जिसको विदेशी कुत्ता कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन है तो वो डॉग ही, डॉग की ही प्रजाति कहलाएगी, चाहे आप उसको घर में रखें या फिर वो रोड में घूमे, लेकिन इन दोनों में अंतर है। तो यही जो अंतर है वो कहलाता है आनुवांशिक विविधता। क्लियर है? ठीक, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन बन जाता है कि पृथ्वी में अब तक
सबसे अधिक प्रजाति का कौन सा जीव है, या ये बोलूं कि अभी तक पृथ्वी में सबसे अधिक किस जीव की प्रजाति मिली है। तो ये याद रखना है आपको, सर्वाधिक प्रजाति वाला जीव मकड़ी है। ठीक है, क्या है? मकड़ी है। क्वेश्चन पूछा जाता है, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर, ठीक, उनसे रिलेटेड कौन कौन से और किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको साथ में बताते जाऊंगी, ताकि कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो, लेकिन उसके साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इनसे बन रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। इस कारण से जो हमारा वीडियो है वो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको बेसिक चीज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि एक बार आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब आपको ये चीजें आराम से समझ आ जाएंगी और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो देखिए। कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ मजेदार तरीके से इसको पढ़ते हैं अपन। टेंशन लेके नहीं पढ़ रहे हैं कि मेरे को इन्वायरमेंट पढ़ना है, ACF निकालना है, CGPSC क्लियर करने, नहीं, ऐसा टेंशन लेकर नहीं। एक मज़ेदार तरीके से इसको पढ़ते हैं, जिससे कि जैसे अपन खेलते हैं तो हमको बहुत सारा मज़ा आता है ना, तो वैसे ही समझेंगे। एक मज़ेदार ट्रिक के साथ इसको मैं आपको पढ़ाती हूँ और उसको वही इंजॉय के साथ आप पढ़िए बिना टेंशन लिए, तब आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। रटना नहीं है, जो मैं बता रही हूँ उसको सिर्फ आपको सुनना है और सिर्फ आपको समझना है। ऑटोमेटिक चीज़ें आपके माइंड में जाकर सेट हो जाएंगी। क्लियर? ठीक, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको कराते जाऊंगी, और जो इसमें नहीं है उन चीज़ों को मैंने अपने PDF में स्टोर करके रखा है, आप वहाँ से लीजिए उसको और अच्छे से नोट्स बनाइए और प्रिपेयर पे लग जाइए। ACF का एग्ज़ाम 100% आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे अपन? अनुवांशिक। तो अनुवांशिक जैव विविधता समझ आ गया आपको। जो एक ही प्रजाति के जीव हैं उनमें जीन में जो भिन्नता पाई जाती है उसको बोला जाता है अनुवांशिक विविधता। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? डॉग का। डॉग के एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि देखिए रोड में घूमने वाले कुत्ते भी होते हैं और कुछ कुत्ते होते हैं जिसको हम अपने घर में पालते हैं, तो दोनों कुत्ता ही कहलाएगा ना। घर में रखने से वो इंसान नहीं कहा जाएगा, जिस कुत्ते को आप घर में पालते हो कुत्ता ही कहलाएगा, और जो रोड में घूम रहा है कुत्ता वो भी कुत्ता ही कहलाएगा। मतलब दोनों एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन उनके जो जीन है उसमें अंतर पाया जाता है। इसी कारण से वो कुत्ते घर में पाले जाते हैं और ये कुत्ते रोड में घूमते हैं, तो इसी को बोला जाता है अनुवांशिक भिन्नता। और मैंने आपको क्या बताया? पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रजाति किस जीव की पाई जाती है? मकड़ी की पाई जाती है। अभी तक सबसे अधिक प्रजाति वाले जीव में मकड़ी का ही नाम दर्ज है, क्योंकि इससे ज्यादा प्रजाति वाला जीव जो है वर्तमान में हमको नहीं मिला है। क्लियर? ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बोल रहे हैं प्रजातीय भिन्नता, या मैं बोलूं प्रजाति जैव विविधता। अब ये क्या होता है? नाम से ही क्लियर होना चाहिए। प्रजातीय मतलब क्या? अलग अलग जातियों में जो भिन्नता पाई जाती है उसको बोला जाता है प्रजातीय भिन्नता। क्लियर है? अलग अलग जाति मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत बहुत प्रकार के जैसे जंतु होते हैं, जैसे कि कोई डॉग की प्रजाति में आता है, कोई कैट की प्रजाति में आता है, हम इंसान भी एक प्रजाति हैं। क्लियर? तो वही है, अलग अलग जीवों के मध्य जो क्या बोलना चाहिए, जो डिफरेंस होता है, जो भिन्नता पाई जाती है उसको बोला जाता है प्रजातीय जैव विविधता। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे सामुदायिक जैव विविधता की। अब सामुदायिक जैव विविधता से आप क्या समझ रहे हैं? क्या लिंक हो रहा है आपके माइंड में? सामुदायिक मतलब एक समूह, यही आ रहा है ना, इसको पढ़ने के बाद आपके माइंड में यही चीज आ रहा है, समूह, तो बस वही है जो आपके माइंड में उस शब्द को देखते ही आए, वही बस उसी के बारे में आपको डिफिनेशन तैयार करने की कोशिश करनी है, तो चीजें आसानी आपसे समझ आ जाएंगी। ठीक है, सामुदायिक जैव विविधता मतलब समूह, तो समूह में मतलब अलग अलग प्रजाति के जीवों में एक ग्रुप में जो विविधता पाई जाती है उसको बोला जाता है सामुदायिक जैव विविधता। अब देखिए, जो सामुदायिक जैव विविधता है ना, ये जो है उत्पाद को बढ़ाने का काम करते हैं। कैसे? एक स्थिर पारितंत्र के द्वारा, मतलब एक स्थिर पारितंत्र में उत्पाद को बढ़ाना, ये सामुदायिक जैव विविधता के लक्षण है। समझ नहीं आया? मैं समझाती हूँ। स्थिर पारितंत्र, यहीं पर कंफ्यूज हो गए होंगे आप आकर कि ये स्थिर पारितंत्र क्या होता है। तो देखिए, स्थिर पारितंत्र मतलब पर्यावरण को स्थिर रखकर, मतलब बिना पर्यावरण में छेड़छाड़ किए
पर्यावरण को स्थिर रखकर उसमें वर्क करना, किस पे वर्क करना, अपने उत्पाद में वर्क करना और उत्पाद में बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना, ये कहलाता है स्थिर पारितंत्र, जो कि सामुदायिक जैव विविधता में अपने को देखने को मिलता है। समझ आया? बिना पर्यावरण को छेड़छाड़ किए, मतलब पर्यावरण को स्थिर रखकर उत्पादों में वृद्धि करना, ये कहलाता है सामुदायिक जैव विविधता। नहीं समझ आया? देखिए क्या होता है ना, अपन आज कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई उद्योग लगाना है या फिर हमें कहीं घर बनाना है या कोई फैक्ट्रीज बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पर्यावरण का ह्रास करेंगे ही करेंगे, वहाँ से लकड़ियाँ तोड़कर ही लाएंगे हम। ये सारी चीज़ आज के दिन में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हम पर्यावरण के साथ बिना छेड़छाड़ के कोई भी काम स्टार्ट करें, ठीक है। लेकिन यही है कि बिना पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ किए, मतलब स्थिर पारितंत्र में उत्पादों में वृद्धि करना ही सामुदायिक जैव विविधता के अंतर्गत आता है, ठीक, जो कि आज के टाइम पर पॉसिबल नहीं है। हम बिना पर्यावरण में छेड़छाड़ के कुछ नहीं कर सकते, भले ही हम पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक मात्रा में वृक्ष लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अपने फायदा के लिए वृक्ष हम जरूर काटेंगे, ठीक है, क्योंकि भारत के नागरिक हैं हम। पहले अपने बारे में सोचेंगे, बाद में देश के बारे में सोचेंगे, ऐसे ही कुछ चल रहा है आजकल, है ना। क्योंकि देखिए पर्यावरण दिवस कोई नहीं मनाएगा, लेकिन अगर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है तो पार्टी जरूर करेंगे लोग, जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो, लाइक स्मोकिंग, इन सबसे पर्यावरण प्रदूषित ही होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पे संभव नहीं है कि हम बिना पर्यावरण का ह्रास के कोई भी काम स्टार्ट करें। तो ये था सामुदायिक जैव विविधता। तीनों जैव विविधता के बारे में हमने जाना, एक आनुवांशिक, एक प्रजातीय और एक सामुदायिक जैव विविधता। इसके अंतर्गत स्थिर पारितंत्र भी हमने समझ लिया। अगर आपको पर्यावरण को बचाना है, या मैं बोलूं कि अगर आपको अपने आप को बचाना है, आप चाहते हैं कि आप लंबी उम्र तक जिए, तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप पर्यावरण को संतुलित रखिए, प्रदूषण जितना कम से कम हो उतना कीजिए, जितना आपसे हो पा रहा है इन चीज़ों को वेस्ट मत कीजिए, बचा के रखिए। जैसे कि देखिए पहले टाइम पे हमारे यहाँ क्या होता था, पहले टाइम पे जो मनुष्य होते थे 90 साल तक, 100 साल तक जीते थे, लेकिन अभी वर्तमान की अगर हम बात करें तो अभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा 50 और 60 साल तक जी रहे हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारा पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। हम वृक्ष लगा नहीं रहे हैं जितना हम लगा सकते हैं। नहीं तो सोचिए भारत की आबादी कितनी अधिक है, कितने सारे लोग यहाँ रहते हैं। अगर हर एक मनुष्य, छोटे बेबीज को छोड़कर, वो हर एक मनुष्य जो एक पौधा लगाने के लायक है, अगर वो एक पौधा भी लगाता है तो हमारा पर्यावरण कितना अग्रित होगा। मतलब क्या बोलना चाहिए, हमारे पर्यावरण की एक प्रकार से रक्षा होगी, संतुलित होगी। उससे क्या होगा? अब आप बोलोगे वृक्ष लगाने से क्या होगा मैम, तो देखिए वृक्ष आप लगाओगे तो उससे क्या होता है, जो भी हमारे द्वारा प्रदूषण होता है उसको वृक्ष जो है बहुत अधिक लेवल तक क्या करती है, कम करने के बाद उस गैस को वायुमंडल तक पहुंचाती है। मतलब जो वृक्ष है उस प्रदूषण में जो प्रदूषण कारक रहते हैं उसको रोक लेते हैं और सिर्फ गैस को ऊपर भेजती है। इससे हमारा पर्यावरण जो है संतुलित हो पाता है, और जब पर्यावरण संतुलित हो जाएगा तो उस दिन मनुष्य का जीवन भी संभव है। सिर्फ एकमात्र कारण हमारा तो यही बनता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित है, हर चीज में आज मिलावट है। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, मनुष्य जो है ज्यादा जीवन जी नहीं पा रहा है, कम उम्र में ही उनकी मृत्यु हो जा रही है। इसके साथ साथ जो आजकल के छोटे बच्चे भी आप देखोगे किसी न किसी प्रकार के नशा का सेवन कर ही रहा है। आज का समय ऐसा ही हो गया है, ठीक है। उनको प्रकृति से प्यार नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं रह गया। छोटे बच्चों की भी मैं बात कर रही हूँ, तो ये सब गलत है। इसी कारण से जो जीवन है वो हमारा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण को सुरक्षित कीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये करना है कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना है, ठीक है। तभी पर्यावरण बचेगा, पर्यावरण संतुलित रहेगा, और जब पर्यावरण बचेगा तो आप भी बचेंगे। क्लियर? ठीक। तो ये था हमारा जैव विविधता का प्रकार, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे विषुवत रेखीय वर्षावन। ये क्या होता है? देखिए जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट है
क्वेश्चन बन जाता है कि जैव विविधता का हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है। तो जो जैव विविधता का हॉटस्पॉट केंद्र है वो विषुवत रेखीय वर्षा वन को कहा जाता है। विषुवत रेखीय वर्षा वन को कहा जाता है मतलब आप क्या समझते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे विषुवत रेखीय मतलब क्या। तो देखिए जो हमारा भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा मतलब क्या, जो 0 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भूमध्य रेखा है उससे 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे वाला जो क्षेत्र है वो विषुवत रेखीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक। और उस विषुवत क्षेत्र में जो वर्षा वन पाए जाते हैं उसको विषुवत रेखीय वर्षा वन कहा जाता है। और ये जो विषुवत रेखीय वर्षा वन है यही क्या कहलाता है, हॉटस्पॉट कहलाता है भारत की जैव विविधता का, ठीक है। जैव विविधता का हॉटस्पॉट केंद्र किसे कहा जाता है, तो विषुवत रेखीय वर्षा वन को कहा जाता है। क्लियर। विषुवत रेखा क्या है ये आपने समझा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है हॉटस्पॉट। अब ये हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट होता है क्या है, तो जैव विविधता का हॉटस्पॉट मीन बच्चों जहां पर जैव विविधता केंद्रित होता है, ठीक है, जहां पर उसको कंट्रोल किया जाता है, जैव विविधता को केंद्रीकरण किया जाता है, केंद्रित होता है, उसको बोला जाता है हॉटस्पॉट। और जैव विविधता का हॉटस्पॉट मैंने क्या बताया आपको, विषुवत रेखीय वर्षा वन, यही लेना है आपको अगर क्वेश्चन में बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और आप टिक कैसे करके आओगे, जब आप पढ़ाई करोगे। क्लियर, ठीक। अब आगे देखिए, बोल रहा है पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता। अब ये क्या होता है, पारिस्थितिक तंत्र और जैव विविधता होता क्या है, तो देखिए एक ऐसा क्षेत्र विशेष का निर्माण करना जिसमें बहुत सारे जंतु पाए जाते हैं, बहुत सारे जंतुओं में भिन्नता पाई जाती है, बहुत सारी विविधता पाई जाती है। जंतु लोग आवासीय रहते हैं, उनका आवास पाया जाता है, उनका जीवन निर्वाह होता है, वो तो एक पारिस्थितिक तंत्र ही कहलाता है, ठीक। और इसके अंतर्गत भी हम देखेंगे सामुदायिक, जो मैंने अभी बताया, सामुदायिक जैव विविधता को, जो कि स्थिर पारितंत्र में क्या करता है, उत्पाद निर्मित करता है, तो उसको बोला जाता है पारिस्थितिक तंत्र एवं जैव विविधता, ठीक। आगे देखेंगे, आगे पॉइंट बोल रहा है भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट। अब क्या बोल रहा है, भारत में जो जैव विविधता के हॉटस्पॉट है वो कहाँ कहाँ स्थित किए गए हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले हिमालय क्षेत्र, भारत को जो जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं उसमें 4 क्षेत्रों को रखा गया है। पहला है हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र मतलब कौन सा वाला क्षेत्र, आपको समझ आया, जो भारत है उसका उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद जो दक्षिण मध्य वाला क्षेत्र है, फिर हमारा जो पूर्वी नेपाल और भूटान ये वाला क्षेत्र है, यहाँ तक जो हिमालय है वो जो है विस्तृत है। हिमालय का जो क्षेत्र है वो यहीं तक फैला हुआ है। तो हिमालय क्षेत्र को भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ अच्छी प्रजाति का और सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक। इस कारण से जो हिमालय क्षेत्र है उसको भी क्या कहा जाता है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। दूसरा है हमारा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका के क्षेत्र। क्या बोल रहा है, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका के क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम देखेंगे जो हमारा भारत है ना, उसका जो दक्षिण पश्चिम भाग है, या मैं बोलूँ कि जो दक्षिण पश्चिम भारत है वहाँ से लेकर जो श्रीलंका का दक्षिण पश्चिम की उच्च भूमियां हैं यहाँ तक का जो विस्तृत क्षेत्र है वो हमारा कहलाता है पश्चिमी क्षेत्र और श्रीलंका की उच्च भूमि वाला क्षेत्र, ठीक है। तो यह भी हॉटस्पॉट का केंद्र बना हुआ है, इसको भी जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है। इसका विस्तार समझ आया। देखिए जो हमारा भारत का मैप होता है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ठीक। तो जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, जो नीचे वाला क्षेत्र है, तो जो पश्चिम दक्षिण भारत का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है और श्रीलंका का जो दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है उसकी उच्च भूमियां हैं, वहां तक का जो विस्तार है वो हमारा कहलाता है पश्चिम भाग और साथ में श्रीलंका का क्षेत्र। तो इसको क्या कहा गया है, इसको भी हॉटस्पॉट केंद्र बनाया गया है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि इसको जो क्या बोलना चाहिए,
जो पश्चिमी घाट है उसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। ठीक है, क्या बताए, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है उसको क्या किया गया है, विश्व विरासत सूची में भी ऐड किया गया है। इसके साथ साथ जो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं उनको शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शोला। देखिए क्वेश्चन बन जाएगा कि शोला किसे कहते हैं, तो भारत का जो पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, हॉटस्पॉट केंद्र स्थित है, उसे कहा जाता है शोला। तो पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों को शोला कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दो चीजें मैंने आपको यहाँ से बताया, एक तो पश्चिमी घाट क्षेत्र जिसको हॉटस्पॉट केंद्र घोषित किया गया, इसके साथ साथ इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। विश्व विरासत सूची में भी इसको शामिल किया गया है। और पश्चिमी घाट का जो सदाबहार वन वाला क्षेत्र है उसको शोला कहा जाता है। ठीक, 2 पॉइंट आपको याद आई। तीसरा ये याद रखना है आपको कि जो हमारा पश्चिमी घाट और श्रीलंका वाला जो क्षेत्र है वो जो है भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट है। 4 हॉटस्पॉट के बारे में मैंने आपको अभी बताया, जिसमें से 2 के बारे में आगे भी मैं बताऊंगी। मतलब टोटल 4 हॉटस्पॉट है, जिसमें से जो सबसे छोटा हॉटस्पॉट है वो कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र वाला हॉटस्पॉट है। ये भी आपको याद रखना है। 3 पॉइंट आपको मैंने बताया, तीनों पॉइंट आपको एकदम रट्टा याद होना चाहिए। क्लियर, ठीक। उसके बाद आगे हम बात करेंगे इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। तीसरा पॉइंट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट मतलब आप क्या समझ रहे हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र असम, ठीक है, भारत का जो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र है जिधर असम होता है और उसके साथ साथ जो अंडमान द्वीप वाला क्षेत्र है, ठीक, वो कहलाता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, मतलब वहीं तक उसका विस्तार है। और इसमें ये याद रखना है आपको कि जो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट केंद्र है ये जो है भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट केंद्र है। क्लियर, भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट केंद्र कौन सा है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट केंद्र। और सबसे छोटा हॉटस्पॉट केंद्र कौन सा बताइए मैं आपको, सबसे छोटा हॉटस्पॉट केंद्र है हमारा पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका का क्षेत्र। क्लियर, ठीक। चौथा पॉइंट जो हमारा बनता है, इंडो बर्मा हो गया। चौथा हमारा है सुंडालैंड, ये भी है हॉटस्पॉट केंद्र। जो सुंडालैंड हॉटस्पॉट केंद्र है ये जो है इंडो मलाया द्वीप पर है। कहाँ है, इंडो मलाया द्वीप पर स्थित है। इसके बारे में बस यही याद रखना है, लेकिन हॉटस्पॉट केंद्र है, इस कारण से इसको याद रखें। और कहाँ स्थित है ये क्वेश्चन बन जाएगा। सुंडालैंड जो हॉटस्पॉट केंद्र है वो कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है इंडो मलाया द्वीप पर। या क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जो इंडो मलाया द्वीप है उसमें कौन सा हॉटस्पॉट केंद्र स्थित है, तो कौन सा है, सुंडालैंड हॉटस्पॉट केंद्र। क्लियर, ठीक। अब आगे हम बात करेंगे समुद्री संवेदनशील क्षेत्र। समुद्री संवेदनशील क्षेत्र जिसको क्या कहा जाता है, जिसको हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। अभी तक अपन हॉटस्पॉट देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं हॉटस्पॉट, हॉप HOP, ठीक है, P यूज हो रहा है, हॉटस्पॉट नहीं समझना है। हॉटस्पॉट हमने अभी देखा, अब हम देख रहे हैं हॉटस्पॉट। क्लियर, तो ये क्या है, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र है। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बोल रहा है वर्तमान में कुल 50 संवेदनशील क्षेत्र हैं, समुद्री संवेदनशील क्षेत्र हैं, मतलब टोटल 50 हॉटस्पॉट हैं अभी वर्तमान में। विश्व की बात हो रही है ना, विश्व में 50 हॉटस्पॉट केंद्र हैं, जिसमें से भारत के 2 केंद्र को शामिल किया गया है। भारत का 2 कौन कौन सा, जो लक्षद्वीप है और जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो इन दोनों को हॉटस्पॉट केंद्र में शामिल किया गया है। भारत में टोटल कितने हैं, क्या बता रही हूँ मैं आपको समझ आ रहा है, हॉटस्पॉट के बारे में बात हो रहा है। टोटल विश्व की बात करूँ तो टोटल विश्व में 50 समुद्री संवेदनशील क्षेत्र हैं, लेकिन भारत से सिर्फ 2 जो क्षेत्र है हमारा, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसको इन 50 समुद्री संवेदनशील क्षेत्र में शामिल किया गया है। क्लियर, ठीक। आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, निम्न अक्षांश में उच्च अक्षांश से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या बोला जा रहा है, जो निम्न अक्षांश है उसमें उच्च अक्षांश से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो निम्न अक्षांश है उसमें उच्च अक्षांश की अपेक्षा ज्यादा वर्षा होती है। ठीक,
इसी कारण से जो निम्न अक्षांश है उसमें अधिक जैव विविधता पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र। अब क्या बताया जा रहा है? अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो पहला बोल रहा है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, इसको जैव विविधता का भंडार गृह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो सर्वाधिक जैव विविधता है, या मैं बोलूं कि 50% से भी ज़्यादा जैव विविधता है, वो हमारा यहाँ पाया जाता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। इसी कारण से इसको जैव विविधता का भंडार गृह कहा जाता है। इसी को अगर मैं विश्व स्तर की बात करूं तो जो दक्षिण अमेरिका है ना, वहाँ की जो दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी घाटी है, अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला जो क्षेत्र है, उसको वहाँ सबसे अधिक मात्रा में जैव विविधता पाया जाता है। विश्व स्तर की बात करूं तो भारत में मैंने क्या बताया, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला जो क्षेत्र है जहां 50% से भी अधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो इसको जैव विविधता का भंडार घर कहा जाता है। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो दक्षिण अमेरिका की जो अमेजन नदी है ना, वहां पर जो विषुवत वर्षावन पाया जाता है, मतलब उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो पाया जाता है अमेजन नदी घाटी के पास, ठीक है, वो विश्व स्तर पर सबसे अधिक सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। क्यों पता है? क्योंकि वहां पर क्या होता है ना बच्चों, इतने अधिक मात्रा में वृक्ष उग रखे हैं, मतलब वृक्षों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो जो है उसको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। किसको? अमेजन का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन है उसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ वृक्ष इतने अधिक मात्रा में है कि उसको फेफड़ा के जैसे ही वो दिखता है, और उसकी जो आकृति भी है वो भी फेफड़ा के समान ही बनी हुई है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से बन जाएगा कि अगर विश्व स्तर पर किस क्षेत्र को जैव विविधता का केंद्र माना जाता है, तो सर्वाधिक जैव विविधता विश्व स्तर पर कहाँ पाई जाती है? जो दक्षिण अमेरिका का जो अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन है उसको माना जाता है। और भारत की बात करें तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर? ठीक, अब आगे हम देखेंगे प्रवाल भित्तियां। अब प्रवाल भित्तियों के बारे में क्या बोल रहे हैं? देखिए, ये जीवों के लिए आदर्श परितंत्र प्रदान करती है। क्या बोल रहा है? एक आइडियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। कौन? प्रवाल भित्तियां। किसको? जीवों को। ठीक है, तो जो प्रवाल भित्तियां हैं ये जीवों के लिए एक आदर्श परितंत्र प्रदान करती हैं। इन्हें समुद्री वर्षावन कहा जाता है। किसे? समुद्री वर्षावन किसे कहा जाता है? तो जो प्रवाल भित्तियां हैं उसी को समुद्री वर्षावन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जीव हैं उसके लिए एक आइडियल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, आदर्श परितंत्र ये जो है प्रोवाइड करती है इस कारण से। ठीक, विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? देखिए, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन रहा है, प्रवाल भित्ति की बात आ रही तो क्वेश्चन में बन जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित है। क्लियर? आगे देखेंगे, आर्द्र भूमियों की बात हो रही है। आर्द्र भूमि मतलब आप क्या समझते हैं? ह्यूमिडिटी, नमी की बात हो रही है। तो आर्द्र भूमि का सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारा मैंग्रोव वन आता है। ठीक, और मैंग्रोव वन में भी कहाँ? जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरी वन पाया जाता है ना, सुंदरी बीच बोलना चाहिए। जो सुंदरी बीच है पश्चिम बंगाल में, वो जो है मैंग्रोव वन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जो कि सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है। मैंग्रोव वन क्या होता है बच्चों? आप सबको पता होना चाहिए। तो मैंग्रोव वन मतलब वह वन जो खारा पानी में भी जीवित रह सकता है। ठीक है, 12 महीना ये जो है खारा पानी में डूबा रहता है और अपना जन जीवन चलाता है, तो उसको मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं ना वो इतनी मजबूत होती है, मृदा को इतनी टाइट पकड़ के रखता है कि इसमें मृदा अपरदन नहीं होता है। इसी कारण से 12 महीने तक ये जो है पानी में पूरी तरह से डूबा रहता है। ठीक है, तो ऐसे वन को क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है, जो कि खारा पानी में भी जीवित रह सकता है। इसी कारण से आपने देखा होगा जो भी समुद्र वाला इलाका है ना, जहाँ समुद्र पाया जाता है, तो समुद्र के किनारे ये मैंग्रोव वन ही पाए जाएंगे, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है और बाकी जो नॉर्मल पौधे हैं वो खारा पानी को नहीं झेल सकते।
कुछ दिनों तक झेल लेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल सकते, ठीक है। सिर्फ एकमात्र मैग्रोवन ऐसा है जो कि खारा पानी को झेल सकता है और खारा पानी में 12 महीने तक डूबा रह सकता है। क्लियर? तो मैग्रोवन का बेस्ट उदाहरण मैंने क्या बताया, पश्चिम बंगाल का जो सुंदरी बीच है जहाँ जो कि सुंदरवन डेल्टा में स्थित है, उसे मैग्रोवन का बेस्ट उदाहरण है। आर्द्र भूमि की बात है तो आपके माइंड में मैग्रोवन आना चाहिए, ठीक। तो ये था मैग्रोवन। अब हम बात करेंगे जैव विविधता के ह्रास के कारण। अब जो जैव विविधता है कैसे निर्मित होता है, जीवों में जो भिन्नता पाई जाती है उसके द्वारा निर्मित होता है। अब इनमें भिन्नता तो ठीक, लेकिन इनका ह्रास क्यों हो रहा है? आपने देखा होगा बहुत सारे जंतु हैं, बहुत सारे जीव हैं जो कि अब नाम मात्र के भी नहीं बचे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको गिद्ध की बात कर सकती हूँ, मयूर हो गया, गिद्ध हो गया, ये सारी प्रजातियां अचानक से लुप्त हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, ठीक। तो वही कारण आज हम जानेंगे कि जैव विविधता के ह्रास के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक कारण का और फिर बात करेंगे मानवीय कारण का, क्योंकि कहीं ना कहीं जैव विविधता के ह्रास के लिए प्रकृति भी जिम्मेदार है, माना तो है ही, क्योंकि मानव जैव विविधता का ह्रास करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, अपनी सुविधा के लिए लगातार वृक्षों की कटाई कर रहा है, ठीक। लेकिन जो प्रकृति है वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। कैसे है वो अब हम देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट बोल रहे हैं ज्वालामुखी उद्गार। अब ज्वालामुखी उद्गार कैसे है आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन जरूर करूंगी। जो ज्वालामुखी है, जैसे ज्वालामुखी जिस भी क्षेत्र में फटती है ना, तो उस क्षेत्र को पूरा वो जला देती है, जितनी भी वनस्पति रहती है। उसके साथ साथ वो लावा जहाँ पर भी गिरता है एक मृदा का निर्माण करता है, एक बंजर भूमि सी बन जाती है, वहाँ पर पूरी वनस्पति वहाँ पर की नष्ट हो जाती है। और जैव विविधता कैसे जीवित रह सकता है? जब वनस्पति होंगी, जब पेड़ पौधे होंगे। लेकिन जहाँ जैव विविधता का नाश हो रहा है, जहाँ वनस्पति का नाश हो रहा है, वृक्ष का नाश हो रहा है, तो जैव विविधता का नाश तो होगा ही, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बताया, ज्वालामुखी उद्गार। दूसरा हमारा जलवायु परिवर्तन। जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है वो भी एक मेन रोल प्ले करता है जैव विविधता के ह्रास में। कैसे? और जलवायु परिवर्तन क्यों होता है ये आपको पता है। पहले क्या होता था, जब पर्यावरण एकदम संतुलित रहती थी, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं पाया जाता था, तो उस टाइम पे अपने टाइम पर ही सारा चीज होता था। जैसे वर्षा होगी तो वर्षा के मौसम में ही वर्षा होगी। अभी तो ऐसा है कि कभी भी वर्षा हो जा रही है, या ऐसा है कि वर्षा का मौसम आ गया लेकिन वर्षा ही नहीं हो रही है। ऐसा हो रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मनुष्य जो है इतना अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है, इतना अधिक मात्रा में प्रदूषण कर रहा है, जिससे कि जो ओजोन मंडल है ना, ओजोन परत जो कि हमारी रक्षा करती है, पर्यावरण की रक्षा करती है, तो उस प्रदूषण के द्वारा ओजोन परत में छेद हो जा रहे हैं और कुछ टाइम बाद वो फटकर नीचे गिर जाएगी। इतने अधिक छेद होते जा रहे हैं उसमें। तो छेद होते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, जो जलवायु है वो परिवर्तित हो जा रहा है। तो कभी भी पानी गिर जाता है, या जब जरूरत हो तब पानी गिरता ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है। तो ऐसा सडनली जो जलवायु चेंजेस हो रहा है, जैसे देखिए अभी एकदम ज्यादा धूप है, कुछ टाइम बाद वर्षा की स्थिति बन जाएगी। तो ऐसा होता था पहले, ऐसा नहीं होता था। जो वर्षा है वो वर्षा मौसम में ही वर्षा होती थी, ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ही होती थी। वर्षा मौसम में वर्षा होना जरूरी है, लेकिन अभी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अभी तो कभी भी वर्षा हो जाता है। या बोलूँ कि जो वर्षा का मौसम है उसमें भी उतना अधिक वर्षा नहीं होता जितना कि होना चाहिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो जलवायु है वो परिवर्तित हो रही है। और जलवायु परिवर्तित क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी वजह से हम इतनी अधिक मात्रा में पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, इतनी अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जिससे कि जो ओजोन परत है उसमें छेद हो जा रहा है। इस कारण से सडनली जो जलवायु है वो परिवर्तित हो जा रही है, ठीक। तो ये भी एक प्रकार से जैव विविधता के ह्रास का कारण हुआ, क्योंकि जलवायु परिवर्तित होगी, मनुष्य पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, जीवों पर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वनस्पति इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो उससे मनुष्य का जीव संभव नहीं है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि पहले टाइम पर लोग कितने कितने साल तक जीते थे, लेकिन अभी मुश्किल से 60 और 70, उसके बाद नहीं जीवित रह पा रहे। क्यों? क्योंकि पर्यावरण प्रदूषित हो जा रही है, ठीक।
अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, सूखा और अकाल की स्थिति। ये तो है ही है, सूखा और अकाल की स्थिति पड़ेगी जहां पर, वहां पर तो जीवन संभव ही नहीं है, जैव विविधता का ह्रास तो होगा ही होगा। ठीक, आगे पॉइंट बोल रहा है पृथ्वी व उल्का पिंड की टक्कर, यह भी जैव विविधता का एक ह्रास का कारण है, क्योंकि इससे एक चिंगारी निकलती है, एक बड़ी मात्रा में वनस्पति को नुकसान पहुंचता है, वृक्षों को नुकसान पहुंचता है। अब वृक्षों को नुकसान पहुंचेगा तो पर्यावरण असंतुलित होगी ही, और जब पर्यावरण असंतुलित होगी तो उसका प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम पर पड़ेगा ही। ठीक है, तो जब जीवन ही रहेगा तो जैव विविधता कैसे रहेगी, क्योंकि जीवन से ही तो जैव विविधता बना है, जीव है। जीव क्यों है, क्योंकि जीव में जीवन है, और जीवों में भिन्नता तभी पाई जा रही है जब जीवों में जीवन है। समझ आ रहा है, जीव तब तक जीवित माने जाएंगे जब तक उसमें जीवन है, और तभी तक वो जैव विविधता के अंग माने जाएंगे, तभी जंतुओं में जो भिन्नता पाई जाती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। लेकिन जब पर्यावरण का ह्रास होगा, जीव ही नहीं रहेंगे, तो जैव विविधता कहाँ से होगी? वनस्पति पर ही हर एक चीज डिपेंड करता है। वृक्ष जो वनस्पति है, इसीलिए बोला जाता है वृक्ष लगाइए अपना जीवन बचाइए। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, तो ये था हमारा प्राकृतिक कारण। आपको समझ आ गया कि किस टाइप से प्रकृति भी समय समय पर क्या कर रही है, जो जैव विविधता है उस पर अफेक्ट डाल रही है अपना, और कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक कारण है वो भी हमारे मानवीय कृत के कारण ही हो रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे मानवीयकरण के थ्रू, मतलब मानवीयकरण के थ्रू कैसे जो जैव विविधता है उसका ह्रास हो रहा है। तो सबसे पहले मानवीयकरण में आता है हमारा प्राकृतिक आवासों का विनाश। कैसे, देखिए जो मनुष्य है, ठीक है, उनको मान लो अपना घर बनाना है, तो अपना घर बनाने के लिए वो क्या करेंगे, अपना घर उनको बनाना है तो वो जाएंगे वन की ओर, उनको लकड़ी चाहिए वहाँ से, और भी पदार्थ चाहिए जो चाहिए होता है, तो वहाँ से वो सारी चीज़ें वो लाएंगे। तो उस वृक्ष को अगर मान लो उन्होंने एक पेड़ को काटा, तो उस पेड़ पर भी तो बहुत सारे जीव जंतु रहते होंगे, चिड़िया रहती होगी, चिड़िया के बच्चे रहते होंगे, अंडे रहते होंगे उस वृक्ष में, उस वृक्ष के नीचे जो वन है वहाँ बहुत सारे जंतु, जंगली जानवर भी रहते होंगे। तो इस प्रकार से एक वृक्ष काट करके जो मनुष्य है वो बहुत सारे जीव जंतुओं का आवास को नष्ट कर देता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि प्राकृतिक आवासों को विनाश करके भी जैव विविधता का अंत किया जा रहा है, ह्रास किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है आवासों का विखंडन, वही है आवास को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करने के चक्कर में बहुत सारे जीव तो ऐसे ही मर जाते हैं। तीसरा बोल रहा है शिकार, ये बहुत ही एक गंदा शौक था जो कि राजा महाराजा के टाइम से अपने को देखने को मिलता है। वो लोग शिकार करते थे और बहुत सारे बेजुबान जानवरों को मार देते थे, क्योंकि सिर्फ अपनी एक शौक की पूर्ति के लिए। आदि मानव के टाइम पे तो वो उनकी जरूरत होती थी, अपना जीवन अपना भूख उसी से मिटाते थे, इस कारण से वो शिकार करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, जब राजा महाराजा का टाइम आया तो सिर्फ अपने शौक के लिए वो इन जीवों का शिकार करते थे। अभी तो खैर ऐसे बहुत सारे कानून बन गए हैं जिसके थ्रू जो जानवरों के शिकार है ना, उस पर रोक लगा दी गई है, लेकिन शिकार अभी भी कहीं ना कहीं जैव विविधता के ह्रास का एक प्रमुख कारण है। ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए झूम कृषि। झूम कृषि मतलब आप क्या समझते हैं, जो स्थानांतरित कृषि है उसकी बात हो रही है। ये जो है एक महत्वपूर्ण कारण है जैव विविधता के ह्रास का। कैसे, देखिए कोई मनुष्य मान लीजिए किसी एक स्थान पर झूम कृषि कर रहा है। अब झूम कृषि होती कैसे है, पहाड़ों को काटा जाएगा, ठीक है, मतलब पहाड़ में जितने भी वृक्ष हैं उनको काटा जाएगा, वहां पर की वनस्पति को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, वहां पर कोई इस टाइप सा एरिया बनाया जाएगा जिसमें कि हम कृषि कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए, उसके लिए वृक्ष को काटना पड़ेगा। वृक्ष को काट रहे हो मतलब क्या, पर्यावरण तो दूषित हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास हो ही रहा है। अब वहां पर झूम खेती करेंगे, तो झूम खेती भी तब तक करेंगे जब तक कि उस भूमि की उर्वरा शक्ति है वो एक अच्छी उपज दे सकती है। लेकिन जैसे ही भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होती है, क्या करते हैं ये लोग, भूमि की उर्वरा शक्ति जैसे ही खत्म होती है उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, फिर से किसी वन में, फिर से किसी पहाड़ पर, और वहां पर कि फिर से एक बड़ी मात्रा में वृक्षों की कटाई होती है, वनस्पति का नाश किया जाता है, भूमि को साफ करके फिर वहां पर कृषि की जाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कितनी अधिक मात्रा में जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, क्योंकि उस वन में ही तो जीव रहते हैं, जंतुओं का आवास होता है वहां। अब आप वृक्ष को काट दिए तो जीव कहाँ रहेंगे, तो जीवों का तो ह्रास होगा ही, और जीवों का ह्रास मतलब जैविक ह्रास। ठीक है, तो यही है जैव विविधता के ह्रास के कारण। और देखिए औद्योगिकरण,
औद्योगिकरण भी आप समझ सकते हैं, उद्योगों का निर्माण कितना अधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। तो यही है जैव विविधता के ह्रास के कारण जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर भी प्रभाव करते हैं। ठीक है, पर्यावरण असंतुलित होगा तो उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से पड़े या अप्रत्यक्ष रूप से पड़े। ये चीज मनुष्यों को नहीं समझ आ रहा है और वो बिल्कुल भी वृक्ष लगाने की कोशिश नहीं कर रहे। इसलिए जितना अधिक मात्रा में हो वृक्ष लगाइए, सिर्फ यही करना है आपको, बस वृक्ष लगाइए। प्रदूषण कर रहे हैं ठीक, लेकिन वृक्ष भी उतनी अधिक मात्रा में लगाइए ताकि जो वृक्ष है वो क्या करेंगे, जो प्रदूषण है उसको रोक लेगा और जो बाकी गैस है उसको वायुमंडल में भेजेगा, जिससे कि प्रदूषण की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक, अब आगे हम बात करेंगे कीटनाशक और ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसमें। देखिए जैसे कि फ्रूट्स हैं, है ना, या फिर कोई सब्जी है या वृक्ष ही है, वानिकी आपने कर रखा है, मान लीजिए बागवानी कर रखा है, तो वहाँ पौधों को कीटनाशकों से बचाने के लिए आप कीटनाशक दवा का छिड़काव करते हैं। उन फलों को जो बाकी जीव जंतु है जैसे कि चिड़िया हो गई या फिर कोई जंतु भी हो गए उस फसलों को खाने के लिए आते हैं, तो उसमें कीटनाशक का क्योंकि छिड़काव हुआ रहता है तो उसका असर उन जीव जंतुओं पर पड़ता है। वो खाएंगे तो कुछ ना कुछ असर तो होगा ही। तो वही है, कुछ ऐसे कीटनाशक भी होते हैं जो कि इनकी मृत्यु के कारण होते हैं। तो इस कारण से भी जैव का ह्रास हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, अभी CO2 की मात्रा पृथ्वी पर इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि पृथ्वी पूरी तरह से गर्म हो जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण से जीवों का ह्रास अपने को देखने को मिल रहा है। तो ये है जैव विविधता के ह्रास के कारण। क्लियर? आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उसमें जो भी बेसिक चीज था, जो इम्पोर्टेंट चीज था वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे इनसे रिलेटेड। ठीक है, पहला पॉइंट बोल रहा है भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान कहाँ है, तो बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है श्री वेंकटेश्वर, तिरुपुर में। तिरुअनंतपुरम नहीं बोल रही हूँ, तिरुपुर में है। कौन सा? श्री वेंकटेश्वर। क्या है यहाँ? भारत का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है। ठीक, दूसरा क्या बोल रहा है, आवास विनाश जैव विविधता के ह्रास के प्रमुख कारण है। अभी ह्रास के कारण हम लोग देख रहे थे, तो अगर क्वेश्चन बन जाता है कि जैव विविधता के ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, तो जो सबसे प्रमुख कारण है वो है आवास का विनाश। ठीक, याद रखना है आपको। बाकी कारण तो है ही, लेकिन मुख्य कारण जो है वो है आवास का विनाश। फिर तीसरा, विदेशी जातियों के प्रवेश से भी जैव विविधता का क्षय हो रहा है। होता है ऐसा, विदेशी जीव जब यहाँ आते हैं तो उसमें जो हमारे स्वदेशी जीव है उसका क्षय होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, अमेरिका से मान लीजिए हमने गेहूं मंगाया, गेहूं आयातित किया है, तो गेहूं के साथ साथ जो गाजर है और जो घास है उसके टुकड़े भी साथ में आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, जो विदेशी जाति के प्रवेश हो रहा है तो जैव विविधता का क्षय हो रहा है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं का नुकसान हो रहा है, स्वदेशी जीवों को वैल्यू नहीं मिल रहा है वहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया गिद्ध और मयूर अभी एकदम विलुप्ति के कगार पर है, क्योंकि विदेशी जीवों का यहाँ आगमन हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप। अब महाद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक द्वीप का बात हो रहा है ना, और जो मैंने पहले बताया था, क्या बताई थी, अमेरिका की जो अमेजन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर क्या पाया जाता है, वहाँ पर जैव विविधता, उस क्षेत्र में जैव विविधता पाया जाता है सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक। लेकिन यहाँ पर एक टोटल द्वीप के बारे में पूछा जा रहा है, पूरा द्वीप को काउंट किया जा रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप समझेंगे, जहाँ पर द्वीप के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक जैव विविधता वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका है। और विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है पूछा जाएगा, तो वहां पर आपको लेना है अमेजन का जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाला क्षेत्र है वो। क्लियर? ठीक, आगे क्या बोल रहे हैं देखिए, प्रवाह की दृष्टि से विश्व की बात हो रही है, विश्व में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी जो है वो है अमेजन नदी। अमेरिका की बात हो रही है, दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी है ना, वो विश्व की सबसे बड़ी नदी है प्रवाह की दृष्टि से। और अगर यही पूछा जाए कि लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है, तो नील नदी है। याद रखना है आपको, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन यही अपन मिस्टेक करके आते हैं पेपर में, है ना, तो इस कारण से इन चीजों को भी याद रखना है। फिर बोल रहे देखिए, भारत का सबसे
बड़ा हॉटस्पॉट मैंने अभी आपको बताया, कौन सा था? भारत का जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है वो इंडो बर्मा सीमा। और सबसे छोटा हॉटस्पॉट कौन सा बताई थी? जो पश्चिमी क्षेत्र है। ठीक है, इसके साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र के बारे में एक और चीज आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो मानव का जनसंख्या घनत्व है वो भी पश्चिम घाट में ही स्थित है। सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, वो भी पश्चिमी घाट में स्थित है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जैव विविधता के ऊपर। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे PDF में है, तो वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। फिर एक लगातार नोट्स बनाते चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, और उसका रिवीजन भी लेते चलिए, तब जाकर के आपका तैयारी होगा और ACF में 100% आपका सिलेक्शन होगा, अगर आप तैयारी करते हैं अपने 100% के साथ। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो देखिए, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप PDF से भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो